गया, फूलमाला दी गई और सर पर कर्नाटक की परंपरा को सहेजे हुई वो पगड़ी या टोपी जो अपने आप में इस विरासत को दिखाती है कि किस प्रकार से कर्नाटक आज प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए तैयार नजर आ रहा है। खासकर मैसूर की अगर बात की जाए, मैसूरू की अगर बात की जाए और मैसूरू का ये रोड शो बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि मैसूरू का जो पैलेस है यानी कि जो महल है उसके दक्षिणी इस जो गेट है उसके पास से एक तरीके से शुरुआत होगी इस रोड शो की, और ये भी लगभग 5 किलोमीटर के आसपास का एक रोड शो होने जा रहा है। सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सड़क के दोनों ओर बड़े संख्या में लोगों की मौजूदगी है। तमाम जानकार जो कर्नाटक को राजनीति को समझते हैं उनका एक अनुमान है कि करीब 1 लाख के आसपास लोग मौजूद रहेंगे इस 5 किलोमीटर लंबे रोड शो के दरमियान। और जगह जगह पे रोड शो के बीच में कई जगह पे वरिष्ठ नागरिकों के बैठने का इंतजाम भी किया गया है, यानी कि उनके लिए सीट्स लगाई गई हैं। बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं, युवा, बच्चे मौजूद हैं सड़क के दोनों ओर। साथ ही साथ कई जगहों पर या कहा जाए रोड शो के इस पूरे काफिले के दरमियान या पूरे रास्ते के दरमियान कुछ जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की छटा भी देखने को मिलेगी, जहां पर कर्नाटक की परंपरागत शैली देखने को मिल सकती है। और ये विजय संकल्प यात्रा का जिक्र हुआ था जिसकी शुरुआत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की थी, और विजय संकल्प रथ के तौर पर एक तरीके से बीजेपी के चुनावी वैतरणी को पार लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विजय रथ पर सवार होकर मैसूरू के पैलेस के दक्षिणी गेट से अपने इस रोड शो की शुरुआत करते हुए, और कल की तरह आज भी बड़ी संख्या में जैसे ही प्रधानमंत्री के इस यात्रा की शुरुआत हुई है लोगों ने पुष्प वर्षा शुरू कर दी है। फूलों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत, इस्तकबाल होने लगा है। और कल भी हमने देखा बेंगलुरु में और आज भी मैसूरू की ये तस्वीरें प्रधानमंत्री पर फूल एक तरीके से बरसाते हुए तमाम बड़ी संख्या में मौजूद यहाँ पे लोग, और आकलन इस बात का भी है कि लगभग 1 लाख लोग आ सकते हैं। हमारी सहयोगी आयशा खानम भी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। आयशा, कर्नाटक की सियासी तमाम बातों को ज़मीनी स्तर से लंबे समय से कवर करती रही हैं और हर एक बात को बेहतरी से समझती हैं। आयशा, अगर बात की जाए तो मैसूरू का ये रोड शो ओल्ड मैसूरी रीजन के लिहाज से, राजनीति के लिहाज से देखा जाए या वर्तमान विधानसभा चुनाव की परिपाटी के लिहाज से देखा जाए, क्या एक बड़े बदलाव के तौर पर आज का ये रोड शो? आयशा जी हाँ, बिल्कुल अरेंद्र, ये रोड शो बहुत अहम है ओल्ड मैसूर रीजन के लिहाज से देखा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो इस वक्त शुरू हुआ है मैसूर में। मैसूर जो कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती है, और राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो मैसूर बहुत ही अहम है इस चुनाव में, और हर चुनाव में अहम होता है क्योंकि करीब 55 सीटें हैं इस क्षेत्र में, और तमाम पार्टियों की नजर इस पर हमेशा लगी रहती है। और हर बार यही कहते हैं कि इस क्षेत्र में वकलीगा जाति डोमिनेटेड क्षेत्र है, तो ये ज्यादातर जेडीएस और कांग्रेस जाता है। लेकिन ये बहुत दिलचस्प बात है कि मैसूर की जो लोकसभा सीट है वो बीजेपी के पास है। बीजेपी के सांसद प्रताप सिम्हा जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस विजय रथ पर सवार है, प्रताप सिम्हा और उनके दूसरे जो अन्य बीजेपी के साथी हैं, तो ये बहुत ही दिलचस्प इक्वेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। बीजेपी, जेडीएस और कांग्रेस हमेशा से ये कहते रहे हैं कि ये कांग्रेस का गढ़ है और बीजेपी का गढ़ है, लेकिन दिलचस्प बात जब हम देखें लोकसभा सीट बीजेपी के पास है, तो ऐसे में बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि इस क्षेत्र में तमाम विधानसभा जो असेंबली सीट्स हैं, असेंबली सेगमेंट्स हैं, उन पर जीत हासिल कर सके। देखिए, बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने लगातार इस क्षेत्र में काम किया है। लगातार उनकी तैयारी जो है पिछले 6 महीने या 7 महीने से शुरू हो चुकी थी इस क्षेत्र में। उन्होंने यहाँ पर करीब 35 सीटों का एक टारगेट दिया है पार्टी को, और ये मानकर चल रहे हैं कि अगर इस क्षेत्र में 35 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब होती है तो बीजेपी के लिए राज्य में एक स्टेबल, एक स्थिर सरकार बनाने में बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर भाषण और अपनी हर पब्लिक रैली में यही कह रहे हैं कि अब की बार बीजेपी की स्थिर सरकार। तो बीजेपी नहीं चाहती कि किसी तरह की संख्या की कमी हो और दूसरी पार्टियों पर निर्भर करना हो, जेडीएस का सहारा लेना पड़े। आयशा, आप जो बात कह रही हैं आयशा बेहद महत्वपूर्ण है,
कि इस बार बीजेपी की स्थिर सरकार, क्योंकि हमने आज की प्रधानमंत्री की जो चुनावी रैलियां हैं उसमें हमने साफ तौर से देखा, प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्नाटक को दशकों तक जोड़ तोड़ की सियासी राजनीति का सहारा के माध्यम से चलना पड़ा और इस वजह से एक बहुत विकसित तरीके से काम हो पाने में दिक्कतें आती रही हैं और शायद इसीलिए स्थिर सरकार को लेकर लगातार प्रधानमंत्री का आज दिन भर जोर रहा है। आयशा। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये जरूरी है कि बीजेपी का नारा ही डबल इंजन सरकार है और बीजेपी इस लक्ष्य को लेकर चल रही है कि राज्य में भी बीजेपी की सरकार हो और केंद्र में भी जो इस वक्त बीजेपी की सरकार है, तो दोनों सरकार मिलकर कर्नाटक में जो विकास की शुरुआत हुई है, इस विकास की जो यात्रा है, इस विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो बीजेपी कर्नाटक में इस चुनाव में हर बार प्रचार में यही कह रही है कि डबल इंजन सरकार बेहद जरूरी है और डबल इंजन सरकार के लिए स्थिर सरकार बनाना जरूरी है। देखिए, जेडीएस हमेशा से जब भी चुनाव होता है कर्नाटक में 15 या 20 सीटों का अपना लक्ष्य बना लेता है और जेडीएस का कहना होता है कि वो किंग मेकर बनेंगे। तो इस पर भी प्रधानमंत्री ने आज टिप्पणी की चन्नपटना की रैली, पब्लिक रैली में, और प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे जेडीएस 15-20 सीटों का लक्ष्य रखकर अपने परिवार के लिए ये जोड़ तोड़ की राजनीति करना चाहता है और किंग मेकर बनने का सपना देखता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने जेडीएस को कांग्रेस की बी टीम भी कह दिया। तो ये प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र के लोगों को आगाह किया कि अगर इस तरह के 15-20 सीटों के लिए कोई जोड़ तोड़ के लिए किंग मेकर बनना चाहता है तो उसकी जो मंशा है वो राज्य के विकास की ओर नहीं बल्कि अपने परिवार के विकास के लिए होती है। तो प्रधानमंत्री की ये जो आज का जो चन्नपटना में जो जोरदार भाषण रहा, जो जोरदार संबोधन रहा, उससे काफी लोग प्रभावित हुए और प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री ने यहाँ पर रोड शो तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ प्रधानमंत्री का बहुत ही दिलचस्प कनेक्ट जो है लोगों के साथ पब्लिक रैली में भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पर प्रधानमंत्री बीच बीच में कन्नड़ भाषा में लोगों के साथ। आयशा, आप जो कनेक्ट की बात कर रही हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। मैं ऐसी कनेक्ट को समझना चाहता हूं क्योंकि प्रधानमंत्री को एक तरीके से जब वो कर्नाटक में मौजूद हैं उनको परंपरागत शैली के तौर पर उनका स्वागत किया गया। हमने वो तस्वीरें भी अभी देखी और इस वक्त प्रधानमंत्री को एक कन्नड़ा जो परंपरागत शैली है उसके तहत जो एक टोपी है या पगड़ी है वो उनको पहनाई गई है और सहर्ष उन्होंने उसको स्वीकार किया और लगातार अपने सर पर उसको एक रखकर वो इस रोड शो में आगे चल रहे हैं। ये भी एक अपने आप में कनेक्ट है, जहां कन्नड़ बोलते हैं वहीं कन्नड़ विरासत को भी खुशी खुशी उसको अपने ऊपर धारण करने में वो खुशी महसूस करते हैं। ये पगड़ी भी उसका परिचय है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैसूर जैसे कि मैंने बताया सांस्कृतिक नगरी है, सांस्कृतिक राजधानी है कर्नाटक की और यहाँ का कल्चर जो है पूरे राज्य के कल्चर का एक रिफ्लेक्शन है। और ये जो मैसूर पेठा है, इस पगड़ी को मैसूर पेठा कहा जाता है। इस क्षेत्र के जो वड़ियर राजघराने थे, उस राजघराने के राजा महाराजाओं को ये पेठा पहनते थे वो लोग। लेकिन कर्नाटक में एक कल्चर है, यहाँ पर मेहमान को इस पगड़ी से, इस पेठा से मेहमानों का स्वागत किया जाता है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री को पेठा के साथ साथ उन्हें मैसूर पाक भी उन्हें खिलाया गया है। देखिए, मैसूर पाक बहुत ही मशहूर मिठाई है मैसूर की और यहाँ जब कोई भी मैसूर आता है तो मैसूर पाक खाए बगैर नहीं जाता। तो जाहिर है बीजेपी के कार्यकर्ता ये कोशिश कर रहे हैं कि जीत से पहले प्रधानमंत्री को मिठाई यानी मैसूर पाक चखाया जाए और मैसूर पाक से उनका स्वागत भी किया है। तो अब ये काफिला जो है आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और आगे बढ़ते हुए ये केआर सर्कल तक पहुंचेगा और मैसूर के करीब 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, चामराजा और कृष्ण राजा, इन दोनों इलाकों को कवर करते हुए आगे बढ़ेगा। तो प्रधानमंत्री इस क्षेत्र के देखिए, प्रधानमंत्री कुछ ही समय पहले मैसूर आए थे और मैसूर से सटे बंडीपुर आए थे, जहां पर टाइगर सेंसस पर रिपोर्ट जारी की गई थी और फिर प्रधानमंत्री ने काफी वक्त बिताया बंडीपुर में, जो मैसूर से बहुत करीब है और उन्होंने बाद में संबोधन भी किया और वाइल्ड लाइफ पर भी उन्होंने लोगों को संबोधित किया था। तो प्रधानमंत्री लगातार मैसूर से एक संपर्क, एक कनेक्ट बनाए हुए हैं और इस वर्ष भी प्रधानमंत्री, पिछले साल भी प्रधानमंत्री ने जो वर्ल्ड योगा डे के दौरान मैसूर पैलेस के सामने योगा
किया था यहाँ के लोगों के साथ मिलकर, वर्ल्ड योगा डे का सेलिब्रेशन यहाँ पर किया था। तो प्रधानमंत्री का एक कनेक्ट बन चुका है मैसूर के साथ, और ये ओल्ड मैसूर रीजन में जी काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और जाहिर है ये बदलाव प्रधानमंत्री की इस तरह की रोड शो और रैलीज के जरिए यहाँ पर जरूर वोटिंग के पैटर्न में बदलाव लाएगा। बिल्कुल, और ये तस्वीरें इस वक्त जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े उनके हम बता दें, कर्नाटक के मैसूरू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जो कि आज चल रहा है और से कुछ मिनट पहले इस रोड शो की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री लगातार 2 दिन से कर्नाटक में उनकी मौजूदगी, कल उन्होंने बेंगलुरु में शाम को रोड शो किया, उससे पहले कल उनकी 3 चुनावी रैलियां थी और आज भी उसी प्रकार का धुआंधार चुनाव प्रचार का कार्यक्रम। दिन में 3 बड़ी चुनावी रैलियां और उसके बाद अब मैसूरू की सड़कों पर रोड शो, और इस रोड शो में हजारों की संख्या में लोग सड़क के दोनों ओर मौजूद हैं। तमाम जानकार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इस रोड शो के दरमियान करीब 1 लाख लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए पहुंचेंगे। पुरुष, महिलाएं, युवा, बच्चे, हर कोई व्यक्ति पहुंचा हुआ है और कल की ही तरह आज भी कर्नाटक अपने प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए उन पर फूलों की वर्षा करने के लिए उत्सुक नजर आ रहा है, उनकी एक तस्वीर को कैद कर लेने के लिए आतुर नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री के अपने बीच में मौजूदगी पाकर लोगों का उत्साह अपने आप में देखने लायक है, किस प्रकार से लोग खुश हैं और परंपरागत शैली में तमाम लोग, या कहा जाए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। तमाम परंपरागत वेशभूषा में लोग पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री के कटआउट्स लगे हुए हैं, अपने झंडे बैनर के साथ पहुंचे हुए हैं और सबसे बड़ी बात, फूलों की वर्षा लगातार जारी है प्रधानमंत्री के ऊपर। उनका विशेष वाहन सड़क पर पहुंच भी नहीं पाता, जिस हिस्से पे उससे पहले वहां पे फूलों की वर्षा कर दी जाती है। प्रधानमंत्री के स्वागत इस्तकबाल के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी, लोगों का उत्साह ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि किस प्रकार से लगातार 2 दिन का प्रचार कर्नाटक के मौजूदा विधानसभा चुनाव की रणनीति के लिहाज से कितना अहम है। जानकारों की माने तो ये अपने आप में 2 दिन कर्नाटक के आने वाली 10 मई के नतीजों में एक बड़ा परिवर्तन लाने का मादा रखते हैं बीजेपी के पक्ष में। सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजाम, लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा की तरह हर एक व्यक्ति तक अपना एक संवाद जोड़ने के लिए, कहा जाए उनसे कनेक्ट करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते। और प्रधानमंत्री की इस वक्त सड़कों पे, मैसूर की सड़कों पे मौजूदगी, लोगों से जुड़ाव की ये तस्वीरें बहुत कुछ अपने आप में बयां करती हैं। हम मैसूर की अगर बात करें तो मैसूरू ओल्ड मैसूरू रीजन का हिस्सा है, जहां पे लगभग 55 विधानसभा सीटें आती हैं और इन सीटों के लिहाज से अगर बात की जाए तो एक बड़ा टारगेट भी बीजेपी ने तय किया है, जिस बात का जिक्र हमारी सहयोगी आयशा खानम लगातार कर रही हैं कि कैसे बीजेपी भले ही पिछले प्रदर्शन में कुछ कमियां रह गई हों इस इलाके में, लेकिन उस प्रदर्शन से बहुत आगे निकलने के लिए प्रोएक्टिव तरीके से लगी हुई है। न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त की उनकी मौजूदगी, इससे पहले तमाम जो दिग्गज बड़े नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने इस पर धुआंधार काम किया है, प्रचार किया, और न सिर्फ प्रचार बल्कि विकास की तमाम ऐसी योजनाएं, परियोजनाओं को लेकर आए हैं ताकि जनता को विकास के नाम पर अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाई जा सके और फिर से उनका समर्थन मांगा जा सके। और शायद यही वो बड़ी बात जो देश में राजनीतिक परिपाटी में एक बड़ी लकीर खींचते हुए, हमारी सहयोगी आयशा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। आयशा, आज का ये जो मैसूरू का रोड शो है लगभग कितना लंबा, किन मुख्य स्थानों से गुजरेगा और क्या बड़ी आज की विशेषताएं? आयशा जी देखिए, ये रोड शो करीब 4.3 किलोमीटर होगा और ये शुरू हुआ गन हाउस सर्कल से और यहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत, शानदार स्वागत किया गया। पूरे ट्रेडिशनल वेलकम जो मैसूर का पूर्ण कुंभ तरीका होता है वेलकम करने का, वो उस तरीके से उनका वेलकम किया गया है और 4.3 किलोमीटर से ये पूरा रोड शो जो है रूट बनाया गया है। देखिए, बहुत ऐतिहासिक रोड शो है ये जो रूट है, ये जो जिस रूट से प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं, ये वैसे दशहरा के दौरान जम्बो सवारी यानी मशहूर वर्ल्ड फेमस जो दशहरा होता है, इसी तरह की रूट से मैसूर का जम्बू सवारी भी इधर से निकलती है और ये विश्व प्रसिद्ध रूट माना जाता है उस वक्त। तो करोड़ों की संख्या में लोग इस दशहरा को देखने के लिए पहुंचते हैं और लाखों की संख्या में लोग मैसूर में इस रोड पर खड़े होकर दशहरा का प्रोसेशन देखते हैं। लेकिन आज यहाँ पर उसी ऐतिहासिक रोड पर, ये ऐतिहासिक रूट जो है राजा महाराजाओं के काल के वक्त से, उस जमाने से यहाँ पर ये रूट जो है अहम एक वीआईपी रूट है। और अब प्रधानमंत्री का काफिला जो है आगे बढ़ रहा है बसवेश्वर सर्कल, केआर सर्कल पार करते हुए गवर्नमेंट
आयुर्वेदा कॉलेज और फिर ओल्ड आरएमसी यार्ड के पास पहुंचेगा, जहां पर ये आरएमसी यार्ड जो है ज्यादातर व्यापारियों का आरएमसी यार्ड है और यहाँ पर काफी मध्य वर्ग के छोटे व्यापारी वेंडर्स वगैरह यहाँ पर नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री उनके साथ अपना संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ देखिए दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री की इस विजय रथ पर सवार है ईश्वरप्पा और दूसरी तरफ है रामदास। पार्टी ने इन दोनों को इस विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया है, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों वरिष्ठ नेता बीजेपी के साथ है, स्टार प्रचारक बनकर प्रधानमंत्री के साथ प्रचार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रताप सिन्हा है जो बीजेपी के जो लोकसभा के सांसद हैं बीजेपी के। तो आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री इस समय लोगों का जो अभिवादन है उसे स्वीकार कर रहे हैं। मैसूर बहुत ही ऐतिहासिक शहर है आरेंद्र। ये कहा जाता है कि मैसूर में अगर आप थोड़ी दूर तक कहीं भी पत्थर फेंको तो वो पत्थर हो ना हो किसी राजमहल पर ही जाकर गिरेगा। यानी कितने हर छोटे डिस्टेंस पर एक पैलेस, एक राजविलास, एक राजमहल मिलता है आपको। तो ये बहुत ऐतिहासिक और टूरिज्म के लिहाज से देखा जाए तो कर्नाटक की टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए एक अहम रेवेन्यू जनरेटिंग क्षेत्र है। और यहाँ पर आज जो खड़े हुए लोग हैं हजारों की संख्या में मैसूर वासियों के साथ साथ अलग अलग देखिए गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं तो देश भर से कई टूरिस्ट जो है इस वक्त मैसूर में हैं और ये हजारों की संख्या में ये लोग भी सड़कों के दोनों पार जमा हैं और वो देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री की एक झलक। और प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। आर्यन बिल्कुल। और आयशा, आपने जिस बात का जिक्र किया कि मैसूरू की अगर बात की जाए तो कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और वही एक सांस्कृतिक छटा भी हमको देखने को मिल रही है। निश्चित तौर से सुरक्षा व्यवस्था का भी पुख्ता इंतजामात होते हैं, व्यवस्था के तहत तमाम प्रोटोकॉल होते हैं, लेकिन जनता के साथ में सीधा जुड़ाव हो सके प्रधानमंत्री इसका विशेष ख्याल रखते हैं। और वही तस्वीर भी हमको देखने को मिली, एक पुलिस अधिकारी के साथ प्रधानमंत्री का संवाद। और निश्चित तौर से ये कोशिश होगी कि जनता जो इस वक्त सड़कों पे दोनों ओर मौजूद है उसको परेशानी ना होने पाए, उनके साथ प्रधानमंत्री का जो एक जुड़ाव है, जो कनेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत ना आने पाए। आयशा, क्योंकि हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री के विशेष वाहन के इस काफिले के आगे तमाम सांस्कृतिक पोशाक में सजी धजी महिलाएं जो कि कर्नाटक की एक विरासत को, सांस्कृतिक छटा को दिखाती हैं, वो चल रही हैं। तो अपने आप पे इसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बड़ा संदेश है। संस्कृति को हम सहेज के रखेंगे, विरासत को हम सहेज के रखेंगे, लेकिन हम जो तकनीक के माध्यम से कि जो आधुनिकता है उससे कहीं पीछे नहीं रहेंगे। कर्नाटक, बेंगलोर की बात हो या अन्य शहरों की बात हो, उस सब में इस विकास के दोनों बिंब दिखाई पड़ते हैं। आयशा जी हाँ, बिल्कुल। मैसूर ने अपनी विरासत को संभाले रखा है और मैसूर का जो कल्चर है, जो ट्रेडिशनल मैसूर राजधानी का जो यहाँ की परंपरा है उसे मैसूर ने संभाले रखा है। यही वजह है कि मैसूर को कल्चरल कैपिटल बताया जाता है। और जो महिलाएं साथ साथ आगे चल रही हैं, ये तमाम महिलाएं जो है वो कर्नाटक के ट्रेडिशनल स्टाइल में अपनी वेशभूषा में तैयार हुई हैं और ये महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्णतम अंदाज में उन्होंने इनका स्वागत किया था और साथ साथ अभी चल रहे हैं। देखिए इस तरह के नज़ारे दशहरा के वक्त भी मिलते हैं। दशहरा के दौरान जब प्रोसेशन निकलता है तब मैसूर की जो संस्कृति है, जो कला है और मैसूर की जो राजघराने की संस्कृति है अभी भी यहाँ पर सड़कों पर नजर आती है। तो आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, ये साफ नजर आता है कि मैसूर जो ट्रेडिशनली कर्नाटक की संस्कृति को कायम रखा है वो आज एक बार फिर सड़कों पर नजर आ रहा है, लेकिन एक राजनीतिक अंदाज में। एक तरफ प्रधानमंत्री चल रहे हैं तो आगे सांस्कृतिक आर्टिस्ट और जो कलाकार हैं वो आगे मैसूर की संस्कृति को दर्शाते हुए आगे चल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में यही चल रहा होगा कि इस वक्त जो प्रधानमंत्री मैसूर के विकास की बात कर रहे हैं, कर्नाटक के विकास की बात कर रहे हैं, तो वो इन तमाम चीजों को देखकर यही अंदाजा लगा रहे होंगे कि कर्नाटक में डबल इंजन सरकार बनाना कितनी अहम है, एक स्थिर सरकार देना कितनी अहम है, ताकि यहाँ मैसूर को जो बेंगलुरु जो कर्नाटक का टियर 2 सिटी है उसे
एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए डबल इंजन सरकार के जरिए, केंद्र सरकार की योजनाओं के जरिए लागू करते हुए इस क्षेत्र को और डेवलप किया जा सकता है। देखिए, ओल्ड मैसूर क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये आज का रोड शो इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि मैसूर ओल्ड मैसूर रीजन में वरुणा कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, जहां से सिद्धरामैया उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता सिद्धरामैया हैं, जो यहाँ से चुनाव मैदान में हैं और सिद्धरामैया के लिए ये बहुत ही चुनौती भरा चैलेंज है क्योंकि बीजेपी ने सिद्धरामैया के खिलाफ वी सोमन्ना को मैदान में उतारा है और ये बहुत ही टफ कॉन्टेस्ट है। हालांकि सिद्धरामैया ने कहा है कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा, उसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन वरुणा में बहुत ही टफ फाइट नजर आ रही है और मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरह का रोड शो और बीजेपी की एक लहर क्रिएट करना इस ओल्ड मैसूर रीजन में ये बहुत अहमियत रखता है। और दूसरी तरफ ओल्ड मैसूर रीजन की अगर हम बात करते हैं तो चन्नपटना से कुमार स्वामी जो है एस.डी. कुमार स्वामी, पूर्व मुख्यमंत्री देवेगौड़ा के पुत्र, वो मैदान में हैं और रामनगरम से कुमार स्वामी के पुत्र निखिल मैदान में हैं। तो पूरी तरह से एक बहुत ही वीआईपी क्षेत्र इस ओल्ड मैसूर रीजन में और जो यहाँ से जो उम्मीदवार हैं इस चुनाव में, ये बहुत ही बड़ी चुनौती है इन तमाम बड़े स्टार जो उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट्स हैं। तो बीजेपी की लगातार कोशिश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैंपेन के जरिए और उनकी पब्लिक रैली के जरिए एक लहर क्रिएट किया जाए। देखिए, कर्नाटक में राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि जो नैरेटिव शुरू में बन रहा था, पिछले 3 दिनों से ये नैरेटिव बदल गया है। यानी लोगों को जो इक्वेशन बना रहे थे, जो स्पेकुलेशन आ रही थी कि बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी, कांग्रेस को कितनी सीटें आएंगी, ये तमाम नैरेटिव थे ये बदल गई हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जोर शोर से प्रचार चल रहा है, उसके बाद राजनीतिक विश्लेषक भी कुछ हद तक कंफ्यूज हैं कि क्या ये मोदी लहर कर्नाटक में एक बार फिर बीजेपी की सुनामी में बदल सकती है। तो बीजेपी की लगातार यही कोशिश, प्रधानमंत्री की शख्सियत, प्रधानमंत्री की केंद्र में शासन, केंद्र की तमाम विकासशील योजनाएं, तमाम चीजों का एक ऐसा मिश्रण और इन तमाम चीजों को दर्शाते हुए आज का ये रोड शो जरूर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कांग्रेस और जेडीएस के लिए, जो इस क्षेत्र को अपना गढ़ मानते हैं। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है और वर्तमान कर्नाटक के विधानसभा चुनाव की राजनीति के लिहाज से ये 2 दिन बड़े अपने आप में अहम होने वाले हैं। अगर हम बेंगलुरु रीजन की बात करें, जहां पर कल 28 विधानसभा सीटों के लिहाज से वहां पर प्रधानमंत्री का जोरदार रोड शो था, तो आज मैसूरू, जो कि ओल्ड मैसूर रीजन का क्षेत्र है, 55 विधानसभा सीटें हैं और प्रधानमंत्री का इस वक्त का ये जो रोड शो है, ये अपने आप में हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी बहुत कुछ बताती है और लोग फूलों से प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। एक फोटो या कहा जाए तस्वीर अपने फ़ोन में कैद कर लेना चाहते हैं। प्रधानमंत्री भी लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और परंपरागत शैली में जो ट्रेडिशनल जो वेशभूषा है जो होती है, उसका भी परिचय यहाँ पे साफ तौर से देखने को मिल रहा है। और इस लगभग 4.5-5 किलोमीटर लंबे रोड शो में जगह जगह पर वरिष्ठ नागरिकों के बैठने की व्यवस्थाएं भी की गई हैं, तो सांस्कृतिक छटा को विरासत करने की वो कोशिश भी की गई। और यहाँ पर मोदी के नारे ये इस बात का परिचय कि कैसे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं, जो बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की तो कोशिश है उसमें आगे बढ़ते हुए। और ये लगभग 5 किलोमीटर का आज का भी रोड शो बड़ा एक परिवर्तन लाने का मादा रखता है बीजेपी के पक्ष के लिहाज से बात की जाए, जिसका जिक्र हमारी सहयोगी आयशा लगातार कर रही थी। आयशा, प्रधानमंत्री की शख्सियत का आप जिक्र कर रही थी, तो निश्चित तौर से हम कल से लेकर आज तक लगातार देख रहे हैं कि उम्र के 7 दशक पार करने के बाद भी उनकी जो ऊर्जा है वो किसी को भी चुनौती देने से कम नहीं होती। और अभी भी वो बात हमने आज देखी उनकी रैलियों में भी, किस उत्साह के साथ वो अपना रिपोर्ट कार्ड सामने रखते हैं। उन्होंने खासतौर से किसानों के मसले और मुद्दों को छुआया आयशा आज, और कहा कि बीज से लेकर बाजार तक हर एक कोशिश किसानों के साथ की गई है। और किसान सम्मान निधि के लिहाज से बात की जाए तो 18,000 करोड़ रुपए पैसे कर्नाटक के किसानों के खातों में सीधे तौर पे पहुंचे हैं। तमाम रुकी हुई जो सिंचाई परियोजनाएं थी उनको पूरा किया गया है पिछली सरकारों के समय का। तो निश्चित तौर से किसान जो कि अन्नदाता हैं
उनके मसले पर भी अपना रिपोर्ट कार्ड प्रधानमंत्री ने रखा है। भले ही तमाम शहरी इलाके हों कर्नाटक में, लेकिन बड़ी संख्या में खेती किसानी वाले इलाके भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मैसूर और मंड्या क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही कृषि प्रधान क्षेत्र है मंड्या, और मैसूर में केआरएस डैम है। इसके चलते मैसूर इसके चलते मंड्या जो है गन्ने और धान की खेती के लिए जाना जाता है। तो यहाँ के किसान देखिए पहले बहुत परेशान हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ के छोटे किसानों के लिए कर्ज जब वो लेते थे तो उनकी कर्ज की जो इंटरेस्ट रेट थी वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी। और कई किसान कुछ साल पहले तक जब यहाँ पर कांग्रेस सरकार थी, यहाँ पर हमने देखा था कि हमने खुद यहाँ पर रिपोर्टिंग की थी कि कैसे मंडिया में किसानों की सीरियल सुसाइड की स्टोरीज सामने आती थी। यानी लगातार किसान अपना कर्ज माफ नहीं होने पर और अपना कर्ज नहीं चुकाने पर उनकी सुसाइड की स्टोरीज जो है वो सामने आती थी। लेकिन अब नजारा बदल चुका है। अब केंद्र सरकार ने यहाँ पर कई योजनाओं को लागू किया है, किसानों को एम्पावर करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत कई किसानों को उनके खाते में 2000 रुपए ही सही, लेकिन छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, तो वक्त पर ये पैसा उन्हें पहुंचता रहा है। तो किसानों को बहुत ही तवज्जो दी गई है इस क्षेत्र में, खासकर मंड्या क्षेत्र में। और हमने देखा जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे मंड्या कुछ समय पहले, जब बैंगलोर मैसूर हाईवे का उद्घाटन कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री इसी तरह का रोड शो मंड्या के पास करते हुए आगे बढ़े थे। और यहाँ पर किसान उन्हें स्वागत करने के लिए नजर आ रहे थे। जिस सर्कल पर किसान किसी समय अपने हक के लिए लड़ाई करते हुए नजर आते थे, अब वो किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जय जयकार करते हुए वहां से उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये बदलाव मंड्या में हमें देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ही बदलती हुई तस्वीर है। तो जाहिर है प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, जो खासकर किसानों को एम्पावर करने की योजनाएं हैं, किसान सम्मान योजना है, इसके तहत और मिलेट्स की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रचार किया है मिलेट्स को लेकर, इसके चलते मंड्या क्षेत्र में हासन रागी जो एक मिलेट है उसका गढ़ है। और यहाँ पर किसानों को जब से मिलेट प्रमोशन शुरू हुआ है, इंटरनेशनल मिलेट ईयर माना गया है, तो तब से किसानों को यहाँ पर काफी बढ़ावा भी मिल रहा है। और मिलेट्स को लेकर एक नया इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश की जा रही है, ताकि रागी के अलावा और दूसरे मिलेट्स भी यहाँ पर बोए जा सके और रागी के बाई प्रोडक्ट्स भी तैयार हो सके। तो ये किसानों के लिए केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र में भारी मात्रा में किसानों का साथ दिया है। और यही तस्वीर बताती है कि कैसे मंड्या में बदलाव है, हासन में बदलाव नजर आ रहा है। और धीरे धीरे बीजेपी को यही उम्मीद दिला रही है बीजेपी को कि ये जो लाभार्थी है वो जरूर इस बात को देखेंगे कि कैसे लोगों तक, किसानों तक, महिलाओं तक केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। तो जरूर ये लाभार्थी भी अपने हक, अपने वोट के जरिए बात करेंगे। तो बीजेपी को यही उम्मीद है। बीजेपी इसीलिए यही कह रही है कि बीजेपी ये भरोसे, यानी कन्नड़ा में बीजेपी ये कह रही है कि बीजेपी ये भरोसे, मतलब बीजेपी ही भरोसा है और बीजेपी पर भरोसा करके देखिए। और ये भी कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, ये 3 नारे बीजेपी जो है लगातार हर कैंपेन में बीजेपी लोगों के सामने रख रही है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये तमाम रोड शो और ये जो तमाम पब्लिक रैलीज में लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए, ये किस तरह से वोट में ट्रांसलेट होते हैं। जी आर्यन, बिल्कुल। और आयशा, आप जो बात कह रही हो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और वर्तमान कर्नाटक की राजनीति के लिहाज से भी बहुत खास, क्योंकि जो एक उत्साह इस वक्त प्रधानमंत्री की रैलियों में, प्रधानमंत्री के इन रोड शो में दिखाई पड़ रहा है, किस तरीके से उनकी स्वीकार्यता को दर्शाता है। और ये स्वीकार्यता वोटों में तब्दील होती है तो किस प्रकार के नतीजे आएंगे, ये तमाम राजनीतिक जानकारों को एक तरीके से सोचने के लिए मजबूर करेंगे। लेकिन कल की ही तरह आज भी, जैसे कल बेंगलुरु में और आज इस वक्त मैसूरू की रोड पे हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी है। प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री भी दोनों हाथ का अभिवादन स्वीकार करते हैं। और ये देखिए विहंगम दृश्य एक किसी महत्वपूर्ण
स्थान पे जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, न सिर्फ सड़क के दोनों किनारे बल्कि जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान है या अन्य जगहें हैं उनकी बालकनी और छतों पर भी लोगों की मौजूदगी ये दर्शाने बताने के लिए काफ़ी है कि कैसे हर एक व्यक्ति उत्सुक है प्रधानमंत्री की एक झलक देख लेने के लिए, उनकी एक झलक पा लेने के लिए। और ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग इस जगह पे मौजूद हैं और छोटे बड़े पुरुष महिलाएं हर कोई प्रधानमंत्री मोदी के नारे लगा रहा है, मोबाइल से तस्वीर को कैद कर लेना चाह रहा है। और निश्चित तौर से सोशल मीडिया का ज़माना है, न सिर्फ इस वक्त लोग तमाम जगहों पर इस पूरे इवेंट को लाइव कर रहे होते हैं अपने फ़ोन से, बल्कि तस्वीरों को कैद करके आगे भी उनको प्रसारित करते हैं। और ये आज के समय का एक ट्रेंड है और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री भी इस बात को समझते हैं, कनेक्ट करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि हर एक व्यक्ति जो इस वक्त रोड के किनारे उनका इंतज़ार कर रहा है उसके अभिवादन को वो स्वीकारें, सहर्ष तरीके से आगे बढ़ते नजर आए। और ये कोशिश हमने कल भी देखी और आज भी कर्नाटक की सड़कों पर। ये देखिए एक एरियल व्यू और सड़क के दोनों ओर कितनी दूर तक लोगों का विहंगम दृश्य है, लोगों की मौजूदगी है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही हजारों लोगों की मौजूदगी और लगभग 5 किलोमीटर का 4.5 किलोमीटर का ये रास्ता। अंदाज़ा लगाइए जो लोग तमाम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि करीब 1 लाख लोग पहुंचेंगे प्रधानमंत्री के इस रोड शो में, तो वो अतिशयोक्ति नहीं है, गलत नहीं है। क्योंकि अगर एक पॉइंट पर भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है तो पूरे 4.5-5 किलोमीटर लंबे इस रोड शो का अंदाज़ा लगा लेना अपने आप में काफ़ी है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री ने कल भी और आज भी डबल इंजन सरकार का जिक्र किया और विकास के नाम पर रिपोर्ट कार्ड को सामने रखते हुए वोट मांगे हैं। तो निश्चित तौर से जब कोई काम करता है तभी शायद इस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच पहुंचता है। शैलेंद्र, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो कल हमने देखा था तस्वीरों में जब बेंगलुरु और ये खुशी देखिए, ये बालकनी में मौजूद लोग या खास करके बच्चे झूमते गाते नजर आ रहे हैं। क्योंकि इन बच्चों को आप किसी राजनीतिक विचारधारा से जोड़ के नहीं देख सकते। इन बच्चों की मौजूदगी, हाथ में फोन और झूमते गाते प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। क्योंकि राजनीतिक विचारधारा से तमाम जो वयस्क लोग हैं वो हो सकते हैं, लेकिन बच्चों के बीच भी प्रधानमंत्री की स्वीकारता ये उनके उस शख्सियत को दिखाती है, उनके उस व्यक्तित्व को दिखाती है जिसकी वजह से वो सिर्फ हिंदुस्तान में सबसे लोकप्रिय नहीं बल्कि वैश्विक नेता के तौर पर है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, तस्वीरों में हमने देखा कि बच्चों के बीच भी प्रधानमंत्री का जो क्रेज है वो भी दिखाता है। आप डबल इंजन सरकार का जिक्र कर रहे थे। निश्चित तौर पर इस तरह की तस्वीरें बताती हैं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के प्रधानमंत्री को सभी वर्गों का प्यार मिलता है। और खासतौर पर रोड शो में जब हम देखते हैं कि उत्साहित बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी नजदीक जाना चाहते हैं, उन पर कुछ वर्षा करते नजर आते हैं, तो तस्वीरें बताती हैं कि कितना एक तरह से देखें प्रेम लोगों में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। और किस तरह से उन्होंने बीते वर्षों में तमाम कल्याणकारी योजनाओं के जरिए, तमाम अभियानों के जरिए सभी वर्गों को जोड़ा है। और वो जो कनेक्ट एक नेता का अपनी जनता से नजर आता है, देश के सभी वर्गों से, सभी उम्र के लोगों से जो नजर आता है, चाहे वो बुजुर्ग हो या फिर बच्चे हो, वो इस तरह के रोड शो में भी दिखाई देता है। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए आज लगातार दूसरा दिन उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण, जब हम धुआंधार चुनाव प्रचार देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। कल धुआंधार चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के बाद बेंगलुरु में हमने एक तालाब देखा, एक झील देखी जिसमें कुछ वर्षा हो रही थी, और आज हम मैसूरू में वही दृश्य देख रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये सांस्कृतिक राजधानी है, संस्कृति की राजधानी है, तो हम वो कलर भी देख रहे हैं, वो रंग भी देख रहे हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री के इस रोड शो में। बहुत महत्वपूर्ण है। बेंगलुरु में 28 सीटें विधानसभा की, और उसके बाद अगर बेंगलुरु के आसपास देख लें तो तकरीबन 40 सीटों एक तरह से कहें, और अब आज मैसूरू में 55 सीटें उसके आसपास है। तो निश्चित तौर पर बड़े से बड़े रीजन को एक तरह से छूने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के रणनीतिकारों के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस तरह के धुआंधार कार्यक्रम के द्वारा। और हम जानते हैं कि बीजेपी का पूरा कहें तमाम बड़े नेता लगातार हम देख रहे हैं कर्नाटक के चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी चुनाव प्रचार करते नजर आए। गृह मंत्री और वरिष्ठ नेता अमित शाह लगातार कर्नाटक के दौरे पर आ रहे हैं। और कल बीजेपी अपना जो संकल्प पत्र है वो भी बेंगलुरु में जारी करने वाली है, जिसमें जो विकास यात्रा है उसको आगे बढ़ाने की बात होगी और तमाम वचन पत्र में तमाम मुद्दों की बात होगी जिस पर बीजेपी अपना कमिटमेंट जताती रही है। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, खासतौर पर डबल इंजन सरकार की बात बीजेपी करती रही है। लेकिन इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो एक प्यार है सभी वर्गों का,
वो स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ती। जब महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव होते हैं या फिर कहीं भी जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे बड़े स्टार प्रचारक की ज्यादा से ज्यादा जहां तक संभव हो सकता है बीजेपी चुनाव प्रचार के लिए उनसे अनुरोध करती है। और हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। तो जब हम देखते हैं कि इस तरह की चुनावी जनसभाओं में, रोड शो में वो शिरकत करते नजर आते हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते नजर आते हैं, तो निश्चित तौर पर एक ऊर्जा दिखती है। जब धुआंधार चुनाव प्रचार हमने देखा, कल 3 चुनावी जनसभा और आज 3 चुनावी जनसभा, कल एक रोड शो बेंगलुरु में और आज मैसूरू में रोड शो। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि बहुत धुआंधार चुनाव प्रचार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़े स्टार प्रचारक पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो कर्नाटक में है, कल बेंगलुरु में थे और आज मैसूरू में। तो निश्चित तौर पर एक बड़े से बड़े रीजन को कवर करने की एक कोशिश है, जिससे कि चुनाव प्रचार के लिए एक बड़ा माहौल भारतीय जनता पार्टी के लिए बनाया जा सके। क्योंकि बीजेपी ने इस बार बहुत युवा उम्मीदवारों को टिकट दिया है, नए लोगों को टिकट दिया है और पार्टी को लगता है कि जेडीएस हो या कांग्रेस हो, जो दरअसल परिवारवाद को बढ़ावा देती है, और बीजेपी इकलौती पार्टी है देश में जो परिवारवाद के खिलाफ काम करती है, गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आए युवाओं को टिकट देती है, संगठन में काम करने वाले युवाओं को टिकट देती है। तो उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी रणनीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज्यादा से ज्यादा जनसभाएं और रोड शो आयोजित किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री पूरी ऊर्जा के साथ इस तरह बीजेपी के चुनाव प्रचार के अभियान में शामिल होते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। बिल्कुल, और सड़क के दोनों ओर हजारों लोगों की मौजूदगी, लोग फूलों से प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए मोबाइल के थ्रू एक एक तस्वीर को कैद कर लेना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग घरों की छत पे और तमाम बालकनी पे मौजूद हैं और एक एक पॉइंट पे सैकड़ों हजारों लोगों की मौजूदगी। और ये सिलसिला अगर 4.5-5 किलोमीटर तक चलता है तो लोगों की संख्या जो कही जा रही कि लगभग 1 लाख लोग प्रधानमंत्री के इस रोड शो में शामिल होने के लिए आ सकते हैं, वो अतिशयोक्ति नहीं है। और बल्कि प्रधानमंत्री की जो स्वीकारता है वो अपने आप में बताने जताने के लिए काफ़ी है कि मैसूरू की सड़कों पर इस वक्त मैसूर निकल आया है। ये महज मैसूर शहर के लोग नहीं बल्कि आसपास के इलाकों से भी पहुंचे हुए तमाम लोग हैं जो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये लगातार, ये एक पॉइंट नहीं बल्कि ये लगातार ऐसे हम दृश्य देख रहे हैं जहां पे सड़क के किनारे बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। ये हुजूम इस बात को बताने के लिए काफ़ी है कि कर्नाटक में किस प्रकार से सियासी एक बदलाव की बात दिखाई पड़ रही है। तमाम राजनीतिक जानकार किस तरीके से इसको अपनी तरह से व्याख्या करेंगे ये अलग बात है, तमाम राजनीतिक दल इस बात को किस तरीके से रेखांकित करेंगे ये अलग बात है, लेकिन जो मौजूदगी है, जो तस्वीरें अपने आप में गवाही दे रही हैं, जो अपने आप में स्वयं सिद्ध तरीके से कह रही हैं, वो मौजूदगी लोगों की बहुत कुछ बयां कर रही है कि हाँ, प्रधानमंत्री को देखने, सुनने, उनको एक तरीके से स्वागत करने के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। हमारे 2 सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, शैलेंद्र मिश्र, इसके अलावा आयशा खानम भी हमारे साथ बनी हुई हैं। आयशा, आप जिक्र कर रही थी प्रधानमंत्री के इस रोड शो की जब शुरुआत हुई तो मैसूर पाक के साथ में उनका मुंह मीठा करा के इस तरीके से परंपरागत शैली के जो उनको पगड़ी है वो पहनाकर की गई थी। तो जो मैसूर पाक की जो मिठास है वो प्रधान सेवक और जनता के बीच वो मिठास साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। लगातार उत्साह, लगातार एक तरीके से स्वागत। आयशा, हम आयशा से संपर्क करेंगे, लेकिन शैलेंद्र यही सवाल आपके साथ में, क्योंकि आयशा ने इस बात का जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री का आज के रोड शो की शुरुआत जो है मैसूर पाक का साथ उनका मुंह मीठा करा के की गई थी और वो मिठास यहाँ पर जनता और प्रधान सेवक के बीच साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर आरेंद्र, मैसूर पाक एक तरह से बहुत मशहूर मिठाई और जब भी कोई आता है मैसूरू तब उसके स्वागत किया जाता है और हम पहले ही जानते हैं कि कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर इसे जाना जाता है। तो निश्चित तौर पर वो झलक भी दिखाई देती है और जनता का प्यार जिस तरह से उमड़ रहा है, जिस तरह से कनेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनता के बीच, तो वो दिखाई देता है कि जो मिठास है वो यहाँ पर कनेक्ट में भी दिखाई देती है। प्रधानमंत्री जब 2 तरफा संवाद करते हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं, लोग उन्हें उन पर कुछ वर्षा करते हैं और ये जो तस्वीरें हैं तो अपने आप में बताने के लिए काफी है कितने मधुर एक तरह से कहें एक संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनता के बीच है और सभी वर्गों के बीच। हम जानते हैं कि बच्चे बड़ी संख्या में आए हैं और वो आह्लादित हैं, उत्साहित हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक की धुआंधार चुनावी जनसभाएं रखी गई हैं, रोड शो
प्लान किए गए हैं बेंगलुरु और उसके बाद मैसूरू में, और आगे भी हम देखेंगे कि बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई चुनावी जनसभाओं को आने वाले दिनों में संबोधित करते नजर आएंगे। तो निश्चित तौर पर पार्टी अपने सबसे बड़े स्टार प्रचारक की जनसभाओं के जरिए एक माहौल बनाना चाहती है, जिससे उन जगहों पर जहां पर जनता दल एस का एक तरह से कहें दबदबा रहा है, या ये कह सकते हैं कि वो अपना वजूद बनाने में हमेशा कामयाब रही है उन इलाकों में, उन सीटों पर बहुत फोकस है। बीजेपी के रणनीतिकारों का यह मानना है कि जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में तुलनात्मक तौर पर कम सीटें मिली थी या पार्टी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा था, वहां पर बीजेपी अगर फोकस करे तो वहां से कुछ सीटें में बढ़त लाई जा सकती है, जिससे पूर्ण बहुमत की सरकार का रास्ता साफ हो सकता है, और जो स्थिरता भारतीय जनता पार्टी ने देने की कोशिश की है उसको सुनिश्चित किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर शैलेंद्र, बिल्कुल शैलेंद्र, आप जो बात कह रहे हैं महत्वपूर्ण, मैं अपने पैनल प्रोड्यूसर से इस बात की रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर हम लोगों के उत्साह का शोर भी थोड़ा सुना सके, क्योंकि ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे हुए लोग, वो अगर हम एक बार सुना सके, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये परंपरागत शैली में इस बात को आगे बढ़ाने रखने के लिए और बच्चों की मौजूदगी। ये उत्सव और ये त्योहार से कम नजर नहीं आ रही ये तस्वीरें, क्योंकि ढोल नगाड़ों के साथ, पारंपरिक वेशभूषा के साथ, पारंपरिक सांस्कृतिक छटा को दर्शाता हुआ ये एक रोड शो, जहां पे तमाम ऐसे रोड के किनारे मंच भी बनाए गए हैं जो लोग अपनी सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री को उस झलक को भी दिखाने की कोशिश, उनका स्वागत करने की भी कोशिश, और चाहे बच्चे, बूढ़े, युवा, महिलाएं, कोई भी हैं, हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने को आतुर उत्सुक नजर आ रहा है। फूलों से स्वागत, ये अपने आप में तस्वीरें मैसूरू की सड़क से जहां प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, और अपने आप में लोगों से जुड़ने का हर एक वो मौका जो प्रधानमंत्री की कोशिश होती है वो छोड़ते नहीं है, और यहाँ पर भी लोगों की मौजूदगी इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से लोग पहुँचे, और प्रधानमंत्री दोनों हाथ हिलाकर सड़क के दोनों ओर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, हर एक व्यक्ति को ये लगता है कि प्रधानमंत्री उन तक उनका अभिवादन पहुँच जाए, और प्रधानमंत्री की भी कोशिश होती है कि किसी भी कोने तक वो अपनी नज़र ना ले जाएं, ऐसा नहीं हो, हर एक व्यक्ति तक वो एक आई कांटेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन निश्चित तौर से इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, कहा यह जा रहा है कि इस रोड शो में लगभग 1 लाख लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री अपने विशेष वाहन के साथ इस रोड शो में आगे बढ़ते हुए, उनके साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, और हर एक पॉइंट पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ये इस बात की गवाह है कि तस्वीरें जो बोलती हैं वो गलत नहीं बोलती हैं, और इतनी बड़ी संख्या में लोगों का घरों से निकल के सड़क पे आ जाना मैसूर में आने वाले चुनाव यानी 10 मई के और 13 मई के नतीजों के लिहाज से तमाम राजनीतिक जानकार इसको अपने अपने तरीके से इसका विश्लेषण करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, 5 किलोमीटर एक बड़ा दायरा होता है, और हर एक पॉइंट पर अगर सैकड़ों हजारों लोगों की मौजूदगी है, तो ये अपने आप में जो कहा जा रहा है कि लगभग 1 लाख लोग पहुंचेंगे प्रधानमंत्री के इस रोड शो में, अतिशयोक्ति नहीं? निश्चित तौर पर कोई अतिशयोक्ति नहीं। जब जो भीड़ आप बड़ी बड़ी चुनावी जनसभाओं में देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में उसी तरह की भीड़ दिखाई देती है। और कल बेंगलुरु में भी हमने देखा था कि किस तरह से सड़कों के दोनों तरफ एक हुजूम उमड़ा था, और आज हम मैसूरू में देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये बड़ी संख्या है। ये अंतिम तौर पर कितने लोग आए हैं उसका आकलन होता रहेगा, लेकिन निश्चित तौर पर हमें कह सकते हैं कि जो दावा किया जा रहा था वो दावा इस तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, जब बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं कि इन रोड शो में सभी वर्गों के लोग शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखना चाहते हैं। और ये तस्वीरें बताती हैं आर्येंद्र कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी लोकप्रियता है, चाहे वो कर्नाटक हो या कोच्चि हो या केरल हो, जहाँ पर विधानसभा चुनाव हो रहा हो या जहाँ पर नहीं हो रहा हो, जहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो इस तरह की हम एक झलक देखते हैं, इस तरह के तस्वीर देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई उत्सव मनाया जा रहा हो, कि उत्सव में लोग शामिल होने के लिए आए हो। तो निश्चित तौर पर वो एक कनेक्ट दिखाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जो जीवन बदला है, जो सभी वर्गों को जो फायदा हुआ है, उनके जीवन स्तर में जो बदलाव आया है, उसका एक रिफ्लेक्शन, इसकी एक झलक इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री पर जो कुछ वर्षा होती है उस माध्यम से दिखाई देता है। और निश्चित तौर पर किसी नेता के लिए, किसी राजनेता के लिए इस तरह से देखें वो स्नेह
का जो ये अवसर है, जो जनता प्यार लुटाती है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यही वजह है कि जब भी हम किसी राज्य में चुनाव देखते हैं, चुनाव का समय आता है, तब हम देखते हैं कि बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब रैलियां रखी जाती हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जनता तक भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों को और बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों ने जो काम किया है केंद्र सरकार की अगुवाई में, उसको पहुंचा पाया, डबल इंजन सरकार के फायदे को पहुंचा पाया और पार्टी संगठन के जरिए उस बात को जमीनी स्तर पर पहुंचा पाए। आरेंद्र, हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभाओं में अक्सर ये कहते हैं, जो लोग आते हैं, कि वो उनका संदेश घर घर ले जाएं, अपने परिवार के लोगों को बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके इलाके में आए थे, उनके क्षेत्र में आए थे और उनसे उन्होंने नमस्कार किया। यानी आप समझ सकते हैं कि जो लोग रैली में आए हैं और जो नहीं आ पाए हैं, उस वहां तक भी कनेक्ट करने की प्रधानमंत्री की अपनी एक शैली है और यही वजह है कि जो भी माध्यम है उसमें हम देखते हैं कि बहुत बेहतरीन तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनेक्ट करते नजर आते हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है जब हम देखते हैं कि इस तरह से तस्वीरों में जब ये तस्वीरें ये बयां करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाओं में या फिर रोड शो में कितनी भारी भीड़ दिखाई देती है, कितना प्रेम दिखाई देता है। बिल्कुल, और ये मैसूर की सड़कें जहां पर विरासत भी है और आधुनिकता भी साफ तौर पे नजर आ रही है और सड़क के दोनों ओर प्रधानमंत्री के उत्सुक उनको एक तरीके स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए लोग हैं और उनके कटआउट्स भी नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री भी लगातार हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। आप जरा उस बात की कल्पना कीजिए कि लगातार आप लगभग 1 घंटे तक अपना हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रहे। आपको कितनी ऊर्जा चाहिए, शारीरिक रूप से आपको कितनी एक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्रधानमंत्री उम्र के इस पड़ाव में 7 दशक पूरे करने के बाद भी लगातार ऊर्जा से लवरेज नजर आते हैं और शायद यही सबसे बड़ी उनकी ऊर्जा का संचार भी है कि जब जनता का प्यार उनको मिलता है तो वो उसको रिफ्लेक्ट भी करते दिखाई पड़ते हैं। हमारी सहयोगी आयशा भी हमारे साथ जुड़ गई। आयशा, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा था, उस वक्त आपसे कनेक्ट नहीं हो पाया। वो सवाल यही कि मैसूर पाक की जो मिठास है वो प्रधान सेवक और जनता के बीच लगातार अभी तक के इस रोड शो में साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। आयशा। जी हाँ, बिल्कुल, ये साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और मैसूर पाक की मिठास जो है मैसूर के लोगों के चेहरे पर भी खुलकर दिख रही है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत दिल खोल कर किया है और उनके साथ चल रहे हैं। देखिए, रोड शो जो है हालांकि एक पॉइंट से शुरू हुआ था, गन हाउस पॉइंट से, लेकिन लोग हजारों की संख्या में उनके साथ पदयात्रा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आज का जो रोड शो है, अगर हम ये कहें कि ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी सीधी चुनौती है जेडीएस और कांग्रेस के लिए, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, कांग्रेस और जेडीएस लगातार मैसूर क्षेत्र को अपना गढ़ माने बैठे हैं और हमेशा से ये कहते हैं कि ये यहाँ पर बीजेपी का कोई प्रेजेंस नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी चन्नपटना की रैली में लोगों को ये एहसास दिलाया कि जो लोग ये बात करते हैं कि बीजेपी की मौजूदगी इस क्षेत्र में नहीं है, तो उन्हें सबक सिखाया जाए, उन्हें बताया जाए कि कैसे इस क्षेत्र में भी बीजेपी मजबूती से काम कर रही है और काम कर सकती है। और मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि बीजेपी विधानसभा क्षेत्रों में कुछ हद तक कम सीटें हासिल की थी पिछले 2018 के चुनाव में, लेकिन बीजेपी ने जो मैसूर का लोकसभा क्षेत्र है, मैसूर कोडगू, इस पर बीजेपी के सांसद हैं, तो बीजेपी जरूर अपनी ताकत को यहाँ पर आजमाना चाहती है और बीजेपी के जो 35 सीटों का लक्ष्य है, ये बीजेपी के लिए बहुत उम्मीद कायम करता है, बहुत उम्मीद बनाता है। देखिए, वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कुछ समय पहले इस क्षेत्र में लगातार यहाँ के कोऑपरेटिव्स को भी काफी बल दिया था। हालांकि नंदिनी जो कर्नाटक का मिल्क ब्रांड है, उसको लेकर काफी राजनीतिक विवाद बना। कांग्रेस ने इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाया और कहा कि कर्नाटक का जो नंदिनी ब्रांड है उसको बीजेपी खत्म करना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सच्चाई ये है कि अमित शाह इस क्षेत्र में, क्योंकि मंडिया जो है, जैसे कि मैंने बताया, कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ पर उन्होंने कोऑपरेटिव का गठन बहुत मजबूत किया है और नई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मनमूल नाम से शुरू की गई है, जो कई किसानों को इससे बेहतर रेवेन्यू मिलता है। तो ये बहुत बड़ा राजनीतिक स्टेटमेंट यहाँ पर देखा जा रहा है मैसूर में और जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये जो लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, ये वोटों में जरूर तब्दील होगा
और बीजेपी जो लाभार्थियों की बात कर रही है, जो किसानों की बात कर रही है, जो एक मुख्य वर्ग है जो केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभार्थी है, ये तमाम लोग जो है इस रोड शो में शामिल हैं। और इस क्षेत्र में ओल्ड मैसूर रीजन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के सामने ये बात भी रखी कि कैसे रामनगर में करीब 30,000 से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है। और इसी तरह से चನ್ನपटना, हासन और दूसरे जो पेरीपटना और दूसरे जो भी इलाके हैं, इन तमाम ओल्ड मैसूर रीजन में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। तो विकास का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के सामने रख रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने आज चन्नपटना की रैली में ये भी कहा कि कैसे कांग्रेस लगातार गाली गलौज के जरिए अपना प्रचार आगे बढ़ा रही है। और क्योंकि कांग्रेस के पास शायद मुद्दों की कमी है, मुद्दों का अभाव है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमले शुरू हो गए हैं। तो प्रधानमंत्री ने यही कहा कि आज जब प्रधानमंत्री मन की बात के 100 एपिसोड पूरे कर चुके हैं, तो प्रधानमंत्री ने ये कहा कि कांग्रेस अपने नेताओं के बीच में प्रधानमंत्री के लिए 100 गालियों के जो है एक कलेक्शन बनाने में जुटी हुई है और उनके बीच आपस में इसको लेकर टक्कर हो रही है। तो ये खुद प्रधानमंत्री ने लोगों के सामने ये बात रखी। तो और जैसे कि चन्नपटना में भी लाखों की संख्या में किसान और महिलाएं भी मौजूद थी और प्रधानमंत्री ने इस पूरे वर्ग को संबोधित किया। और बार बार जैसे कि मैंने बताया, कन्नड़ा भाषा में प्रधानमंत्री ने यही कहा कि ई बारी बीजेपी स्थिर सरकारा, यानी ये इस बार बीजेपी की स्थिर सरकार के लिए वोट दीजिए और बीजेपी को किसी और पार्टी पर, किसी अन्य पार्टी पर निर्भर न होना पड़े। और केंद्र में बीजेपी सरकार और कर्नाटक में बीजेपी सरकार मिलकर एक डबल इंजन सरकार चलाते हुए कर्नाटक को एक प्रोग्रेसिव स्टेट बनाकर विश्व के मैप पर लाना। आयशा, आप जो बातें कह रही हैं, निश्चित तौर से ये विकास के माध्यम से अपनी रिपोर्ट कार्ड के साथ में जनता के बीच में प्रधानमंत्री की मौजूदगी, रैलियों, रोड शो के माध्यम से, लेकिन जो तस्वीरें अभी हम देख रहे हैं उसमें सड़क के दोनों ओर जो हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, उसमें महिलाओं की मौजूदगी भी बराबरी या कहा जाए कुछ कुछ पॉइंट पे ज्यादा नजर आ रही है। ये महिलाओं की मौजूदगी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, उनको देखने के लिए या उनके प्रति अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए, खासकर महिलाओं की मौजूदगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा संदेश देती है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये तस्वीरें देखकर मुझे दशहरा के जश्न का जो उत्सव निकलता है वो मुझे याद आ रहा है, जो जम्बू सवारी का रात जाने से उत्सव निकलता है। ठीक इसी तरह का नजारा मैसूर में देखने को मिलता है। बहुत ही ऐतिहासिक तस्वीर होती है और आज भी वही तस्वीर आज हम यहाँ पर मैसूर में देख रहे हैं। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि लाखों की संख्या में महिलाएं जुटी हैं। देखिए, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो योजनाओं को लागू किया है, जो लड़कियों के शिक्षा के लिए योजनाओं को लागू किया है, उसका लाभ हर किसी को मिलता नजर आ रहा है। मैसूर एक ऐसा क्षेत्र है जो न केवल सांस्कृतिक नगरी है बल्कि एक एजुकेशन हब भी है। और टियर 2 सिटी होने के नाते इस क्षेत्र को एक एजुकेशनल हब के तौर पर भी इसको इस शहर की विकास के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं लागू की है। और महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए बात की है, चाहे वो उज्ज्वल योजना हो, यानी रसोई से लेकर स्पेस तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं की सराहना करते हैं और उनके विकास के लिए हर स्कीम में उनको साथ रखते हुए हर स्कीम को तैयार की जाती है। तो ये जो महिलाओं का काफिला उनके साथ चल रहा है, इसमें हजारों की संख्या में मैसूर की महिलाएं भी है और हजारों की संख्या में टूरिस्ट जो दूसरे शहरों से, जो देश भर के अन्य शहरों से छुट्टियां मनाने के लिए कर्नाटक में है, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है, एक गोल्डन मोमेंट है उनके लिए कि उन्हें एक बोनस, छुट्टियों में एक ऐसा बोनस मिल गया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली में शामिल हैं, इस रोड शो में शामिल हैं और उन्हें उनको करीब देखने का मौका मिला है। तो अभी भी फूलों की वर्षा चल रही है और ये काफिला जो है आगे बढ़ रहा है और थोड़ी देर में बन्नी मंडप पहुंचेगा, जहां पर LIC सर्कल के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो खत्म हो जाएगा और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
2 तारीख को कर्नाटक में अलग अलग क्षेत्र में, देखिए प्रधानमंत्री का अगला पड़ाव होगा कोस्टल कर्नाटका, ये भी बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने दक्षिण कर्नाटका पूरा कर लिया, माफ कीजिएगा उत्तर बैंगलोर कल पूरा किया, आज ओल्ड मैसूर है, और फिर उन्होंने कल्याण कर्नाटका बीदर में भी उन्होंने धुआंधार रैलियां की है, विजयपुरा में रैलियां की है, चित्तूर कर्नाटका में रैली की है। तो अब उनका अगला पड़ाव होगा कोस्टल कर्नाटका, जहां पर बीजेपी अपने आप को कोस्टल कर्नाटका को अपना गढ़ मानती है। आयशा, मैं इस मसले पे भी आपसे विस्तार से समझूंगा और अपने सहयोगी शैलेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास जाऊं उससे पहले एक सवाल ये कि प्रधानमंत्री के साथ में इस विशेष रथ पर ईश्वरप्पा जैसे वरिष्ठ नेता की मौजूदगी, ये भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि भले ही शुरुआती समय में टिकट वितरण के समय तमाम बातों का जिक्र किया जा रहा हो, लेकिन आज स्थिति उससे बहुत आगे निकल चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए ईश्वरप्पा वरिष्ठ नेता हैं कर्नाटक में, उन्होंने बीजेपी को बिल्ड करने में उनका बड़ा योगदान रहा। ईश्वरप्पा, BS येडियुरप्पा और शिवप्पा, ये तीनों नेता जो थे कर्नाटक में बीजेपी के फाउंडेशन से उन्होंने बीजेपी को जो दक्षिण भारत में बीजेपी का जो द्वार बनाया है, वहां तक उन्होंने बीजेपी को उस स्तर तक उन्होंने बढ़ाया है। तो ईश्वरप्पा वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया था चुनाव टिकट के बंटवारे से पहले ही। और खास बात ये भी है कि ईश्वरप्पा पिछड़े वर्ग की जाति में बहुत ही लोकप्रिय नेता है, यानी कुरुबा जाति के बहुत ही लोकप्रिय नेता है। और सिद्धरामैया जो है, सिद्धरामैया भी कुरुबा जाति से आते हैं, तो सिद्धरामैया वरुणा क्षेत्र में अपने जो कुरुबा जाति के आधार पर वो वोट मांग रहे हैं। तो ये ईश्वरप्पा का प्रेजेंस, प्रधानमंत्री के साथ होना, और ईश्वरप्पा इस मैसूर क्षेत्र में प्रधानमंत्री के साथ जा रहे हैं, तो कुरुबा समुदाय के लिए एक आश्वासन है कि कुरुबा समुदाय जो है माफ कीजिएगा ईश्वरप्पा जैसे नेताओं पर भी विश्वास करें, क्योंकि ईश्वरप्पा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं और वो कुरुबा समुदाय के लिए विकास के कई योजनाएं, कई कार्य कर सकते हैं। तो ये सीधा एक स्टेटमेंट जा रहा है सिद्धरामैया के लिए, जो कुरुबा नेता हैं और वरुणा से कंटेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत ही सोची समझी राजनीतिक रणनीति के तौर पर ये रोड शो तैयार किया गया है। एक तरफ संस्कृति है, एक तरफ राजनीति है, और एक तरफ प्रधानमंत्री की शख्सियत है, उनका व्यक्तित्व है, और दूसरी तरफ मैसूर का जो एक शाही अंदाज है, जो राजघराने का अंदाज में जो जुलूस निकल रहा है, ये तमाम चीजें बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक कंबाइन करके इस रोड शो को बीजेपी ने तैयार किया है। बिल्कुल आयशा, और निश्चित तौर से ये तस्वीरें भी बहुत कुछ अपने आप में कह देती हैं, जब हजारों की संख्या में मैसूर के लोग पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए। फूलों की वर्षा लगातार हो रही है और 1 घंटे के आसपास का लगभग समय होने को आया और अब प्रधानमंत्री का रोड शो लगातार जारी है। पुरुष, महिलाएं, युवा, बच्चे, हर कोई मौजूद है बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री की एक तस्वीर को कैद कर लेने के लिए। और हम विषयों पर भी हर एक मसले को छूने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा समय में कर्नाटक की राजनीति के लिहाज से क्या कुछ अहम मसले और मुद्दे और किन मसलों पर आज ज़्यादा बात हो रही है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, हमारी सहयोगी आयशा खानम भी हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री ने कल भी और आज भी इस बात का जिक्र किया और जेडीएस समेत कांग्रेस के परिवारवाद पर भी निशाना साधा और कहा कि कैसे दोनों ही पार्टियों में एक ही परिवार का वर्चस्व है, जबकि बीजेपी आम जनता के लिए खड़ी होती है। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर आरेंद्र, और बीजेपी लगातार इस बात को कहती है कि देखिए बीजेपी में आज राष्ट्रीय नेताओं की जो एक टीम है या फिर राज्य स्तर पर नेताओं की टीम है, उसमें से तकरीबन सभी नेता ऐसे पृष्ठभूमि से आए हैं जिनका एक गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि रहा है, और बीजेपी वंशवाद को बढ़ावा नहीं देती है। आप देखें कि जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे, हमारी सहयोगी आयशा खानम लिंगायत के सबसे बड़े नेता के तौर पर या कर्नाटक के सबसे बड़े नेता के तौर पर राज्य स्तर पर येडियुरप्पा जाने जाते हैं। येडियुरप्पा एक बहुत मजबूत और बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। प्रहलाद जोशी जो केंद्रीय मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री, वो भी कर्नाटक से आते हैं। DV सदानंद गौड़ा कर्नाटक से आते हैं। और युवा नेताओं की पहुंच में देखें तो तेजस्वी सूर्या जो बीजेपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी कर्नाटक के बेंगलुरु साउथ से सांसद हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बीजेपी में नए नेताओं की भी एक बड़ी पहुंच गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आई है, जबकि कद्दावर नेताओं की पृष्ठभूमि कोई वंशवाद से नहीं रही है, यानी संगठन में पुष्पित पल्लित होकर या बीजेपी की राजनीति से पुष्पित पल्लित होकर
वो आगे बढ़े हैं, चुनावी राजनीति में आगे बढ़े हैं, सांसद विधायक बने हैं, केंद्रीय मंत्री बने हैं, सत्ता में शामिल हुए हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी इस बात को कहती है कि एक तरफ कांग्रेस है जो विकास मुखी है और दूसरी तरफ जेडीएस है जिसको मत देने का मतलब है कि वो एक तरह से कांग्रेस के साथ ही जाएगी, क्योंकि अपने दम पर वो सरकार बना नहीं सकती, वो सिर्फ अपने वजूद को बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में जेडीएस को मत देना कांग्रेस को मत देने के बराबर है जो विकास विरोधी है। और दरअसल ये बताकर भारतीय जनता पार्टी ये संकेत देना चाहती है राज्य की जनता को कि देखिए कि बीजेपी एक स्थिर सरकार दे सकती है, डबल इंजन की सरकार दे सकती है, जबकि कांग्रेस हो या जेडीएस हो वंशवाद को बढ़ावा देती है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। और यही वजह है कि हम चुनावी जनसभाओं में बहुत फोकस देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद आज हमने देखा कि जेडीएस का जिक्र करते उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस की एक तरह से बी टीम है। तो निश्चित तौर पर जिन इलाकों में जेडीएस की उपस्थिति मानी जाती है वहां पर खास तौर पर बीजेपी की रणनीति है कि जनता को ये बताने की कोशिश की जाए कि जेडीएस को मत देने का मतलब कांग्रेस को मत देना है, क्योंकि वो एक तरह से अलग नहीं है और कई बार देखें तो वो एक साथ भी आ चुके हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर स्थिरता का जो मुद्दा है, क्योंकि हमने देखा भी कि बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी, लेकिन बहुमत से थोड़ी दूर रह गई थी। तब हमने देखा था कि कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन वो सरकार ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई थी। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और तब से एक स्थिर सरकार राज्य की जनता को मिली है। तो बीजेपी इस मुद्दे को बहुत बड़े स्तर पर उठा रही है कि जो कोर कसर बाकी रह गई थी पिछले विधानसभा चुनाव में, कुछ उन क्षेत्रों में खासतौर पर जहां पर जेडीएस का दबदबा है वहां पार्टी थोड़ा सा और जोर लगाए तो पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की चुनाव के बाद बन सकती है। तो यही वजह है कि उस रणनीति पर काम किया गया है, आगे बढ़ा गया है। वरिष्ठ नेताओं ने युवा नेताओं के लिए जगह छोड़ी है। जिन नेताओं ने संगठन में लंबे समय तक काम किया है उन्हें चुनावी राजनीति में उतारा गया है। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी में परंपरा है। परंपरा को हम गुजरात में आगे बढ़ता हुआ देखते हैं और अब हम देख रहे हैं कर्नाटक में आगे बढ़ता हुआ, जहां नए नेताओं को चुनावी राजनीति में खूब मौका दिया गया है। इस बार जब उम्मीदवारों का टिकट वितरण हुआ तो इसकी चर्चा भी खूब हुई कि बीजेपी ने युवा नेताओं को बहुत प्रमुखता दी है, युवा चेहरों को बहुत प्रमुखता दी है राज्य की राजनीति में, चुनावी राजनीति। जी आयशा, अगर हम प्रधानमंत्री के 2 दिन के इन तमाम चुनावी भाषणों का विश्लेषण करें तो उसमें जहां प्रधानमंत्री ने जेडीएस और कांग्रेस पर परिवारवाद को लेकर हमला बोला, तो साथ ही साथ भ्रष्टाचार को लेकर भी उन्होंने कहा कि जब वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं तो ऐसे में कांग्रेस एक तरीके से नाराज हो जाती है और कई प्रकार के व्यक्तिगत हमले करती है, गाली गलौज तक पे उतर आती है। उस बात को हर कोई जान रहा है, देख रहा है, समझ रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये कि प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं कि ये महज कर्नाटक विधानसभा का चुनाव इस बार नहीं है, ये देश को आगे ले जाने के लिए, कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाने के लिए भी है और अगले 25 साल के अमृत काल में देश की प्रगति के ग्रोथ इंजन के तौर पर कर्नाटक को गति और शक्ति देने के लिहाज से भी है। तो ये अपना एक लंबा विजन भी प्रधानमंत्री कर्नाटक की जनता के सामने रख रहे हैं। आयशा जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विजन रखा है कि ये चुनाव महज कर्नाटक के लिए नहीं है, लेकिन महज विधानसभा चुनाव नहीं है, लेकिन ये एक सेमीफाइनल है। देखिए, राजनीतिक विश्लेषक भी ये मानते हैं कि आने वाले दिनों में साल 2024 के चुनाव में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब कर्नाटक भी काफी अहमियत रखता है। और इस चुनाव में अगर कर्नाटक में बीजेपी की सरकार होती है तो बीजेपी विकास के आधार पर दोबारा लोकसभा चुनाव में प्रचार में बीजेपी को आसान हो सकता है और बीजेपी को इसका लाभ भी मिल सकता है। और ये जो राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि जो नए चेहरे बीजेपी ने ढूंढ कर निकाले हैं, जो कई सिटिंग एमएलए के टिकट काटे हैं जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। देखिए, बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी का मामला पूरी पार्टी के खिलाफ नहीं कंसिडर करती। एंटी इनकम्बेंसी को जो है एक एमएलए की रिपोर्ट देखकर बीजेपी ने तय किया था कि किसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। अगर कांग्रेस ये कह रही है कि कर्नाटक में एंटी इनकम्बेंसी है तो बीजेपी इस बात को नहीं मानती, क्योंकि बीजेपी को पता है कि एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है कुछ क्षेत्र में किसी एमएलए के खिलाफ हो, किसी बीजेपी के दूसरे एमएलए के खिलाफ हो। ऐसे में बीजेपी ने सोची समझी रणनीति के तहत इन चेहरों को हटाया और नए चेहरों को मैदान में उतारा है। और बीजेपी को इस बात का यकीन है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इन नए चेहरों के साथ कर्नाटक में
प्रचार करते हैं, इस तरह की कैंपेनिंग करते हैं, रोड शोज में आते हैं और पब्लिक रैलीज में आते हैं। देखिए आज भी चन्नपटना में हमने देखा कई युवा नेता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्टेज पर मौजूद थे और ये जो है नई छवि और एनर्जेटिक डायनामिक यंग नेताओं के लिए प्रचार करना प्रधानमंत्री के लिए एक आसान तरीके का कैंपेन हो जाता है, ना कि किसी तरह का बैगेज ले जाए या एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करे। तो ये खास है बीजेपी के लिए। और बीजेपी ने हमेशा से कर्नाटक में बीजेपी ये मानकर चलती रही कि लिंगायत जो येडियुरप्पा है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कद्दावर नेता माने जाते हैं। तो बीजेपी ये नहीं चाहती कि किसी एक जाति पर पावर कॉन्सेंट्रेट हो। बीजेपी अब तमाम जातियों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना चाह रही है। देखो बीजेपी वकलीगार, लिंगायत, ओबीसी, माइनॉरिटीज तमाम लोगों को साथ लेकर चलना चाहती है और यही है कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास का नारा यहाँ पर दे रही है। तो इस चुनाव में भी ये खुलकर साफ नजर है। पहली बार हमने देखा कि बीजेपी किसी एक लिंगायत के विशेष चेहरे पर निर्भर नहीं है, किसी लिंगायत वोट बैंक एक ही वोट बैंक पर निर्भर नहीं है। बीजेपी तमाम जातियों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देते हुए, तमाम लोगों को सबका साथ सबका विकास का नारा देते हुए इस चुनाव में उतरी है। तो ये बीजेपी का बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है और अगर ये कामयाब होता है तो जाहिर है कर्नाटक की राजनीति आने वाले दिनों में महज लिंगायत या वकलीगा के बीच की राजनीति नहीं होगी। इसमें कई फेरबदल आएंगे, कई बदलाव आएंगे और तमाम दूसरी पार्टियां भी हो सकता है इस मॉडल को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये बीजेपी ने बहुत ही बड़ा फेरबदल, बहुत ही बड़ा रेस और बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है और बीजेपी इस बार बीजेपी को विश्वास भी है कि इसके जरिए बीजेपी जो युवा चेहरे हैं, युवा नेता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यू इंडिया की बात करते हैं, ये न्यू इंडिया की नींव रखेंगे। ये टीम होगी, टीम मोदी की टीम होगी और ये जो है प्रधानमंत्री का विजन, जो अमृतकाल का विजन है, इसको आगे बढ़ाएगा। तो इसके तहत कर्नाटक में जो बीजेपी ने एक नया एक्सपेरिमेंट उतारा है। देखिए कर्नाटक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर ने पार्टी छोड़ दिया तो कांग्रेस ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और कहा कि बीजेपी ने लिंगायतों को सम्मान नहीं दिया। लेकिन बीजेपी ने दिखा दिया है कि बीजेपी महज एक चेहरे या फिर एक नेता पर निर्भर नहीं है। बीजेपी के पास कई युवा चेहरे हैं, कई सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है जिसे बीजेपी ग्रूम करना चाहती है और बीजेपी कर्नाटक को एक ऐसा कर्नाटक चुनाव बीजेपी के लिए एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड है जो अगर सक्सेसफुल होता है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत होगी और कर्नाटक की राजनीति, कर्नाटक के पॉलिटिकल इक्वेशन को बदल कर रख देगी। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात आयशा आप कह रही हैं कि कई बड़े प्रकार के रणनीतिक सोच के साथ बदलाव किए गए हैं बीजेपी की इस बार के विधानसभा चुनाव कर्नाटक में, इस बात को सोचकर कि आखिर कैसे राज्य की राजनीति के लिहाज से और विकास के पैमाने पर आगे बढ़ा जाए। शैलेंद्र भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। शैलेंद्र, क्या वो बड़ी बातें हैं जो बीजेपी को ये विश्वास दिलाती हैं कि साहब हम बहुत अपने काम के दम पर जाएंगे, चेहरों के दम पर नहीं, और अपनी योजनाओं से हम जनता का समर्थन मांगेंगे? और शायद प्रोएक्टिव तरीके से जब प्रचार होता है तो हम आज देख रहे हैं उस रणनीति में भी, जहां कल बेंगलुरु में और आज मैसूरू में प्रधानमंत्री के इस इलाके में मौजूदगी है, तो कर्नाटक के अन्य क्षेत्रों में भी बीजेपी के तमाम अन्य स्टार प्रचारक लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। साथ ही साथ बिल्कुल बूथ स्तर के पन्ना प्रमुख तक की उस कवायद को और दुरुस्त करने का काम भी पैरेलल लगातार चल रहा है। तो ये जो रणनीति है बीजेपी की किस प्रकार से अलग है, क्योंकि पार्टी कहती है पार्टी विद द डिफरेंस? ये देखिए नरेंद्र, बीजेपी की जो रणनीति है वो राज्य दर राज्य 3-4 बातों पर मुख्य तौर पर निर्भर करती है और राज्य के स्तर पर उसमें कुछ बदलाव किया जाता है। सबसे प्रमुख बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और जिस तरह से उनकी स्वीकार्यता है, तो हम देखते हैं कि सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर वो चुनाव प्रचार करते नजर आते हैं, धुआंधार चुनावी जनसभा करते हैं, रोड शो करते हैं और इस वक्त हम देख रहे हैं कि मैसूरू में ये भव्य रोड शो हो रहा है। और बेंगलुरु में हमने देखा जो तस्वीरें आई सभी वर्ग जिस तरह से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए उत्साहित है। निश्चित तौर पर बीजेपी को लग रहा होगा कि सबसे बड़े स्टार प्रचारक के धुआंधार प्रचार से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में फायदा होने वाला है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी दरअसल इस बात पर बहुत फोकस करती है कि संगठन के स्तर पर इतनी सक्रियता लाई जाए जिससे कि चुनाव में उसका फायदा हो। बूथ स्तर तक कार्यकर्ता सुनिश्चित करें कि लोग अपने घरों से निकलें और उसके लिए प्रेरणा का काम करें। उसके लिए पन्ना प्रमुख की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें पन्ने में जितने भी मतदाता होते हैं उनको बूथ तक लाने की एक जिम्मेदारी पन्ना प्रमुख को दी जाती है। तो राष्ट्रीय स्तर से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को एक जिम्मेदारी देना वो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तीसरी बात यह है कि बीजेपी ये मानती है कि चुनाव कोई भी हो, कोई बड़ा चुनाव हो, छोटा चुनाव हो, पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहिए। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि चाहे बीजेपी के सबसे बड़े प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर कोई स्थानीय कार्यकर्ता हो, सभी को अधिकतम एक तरह से हम अधिकतम योगदान देते हुए देखते हैं और उसके सबसे प्रेरणा स्रोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। तो इस रणनीति पर आगे बढ़ा जाता है। चौथी बात यह है कि राज्य स्तर पर देखा जाता है कि कितने हद तक नए लोगों को मौका दिया जा सकता है जिन्होंने पार्टी संगठन में काम किया है। युवाओं को मौका दिया जा सकता है, ऐसे युवाओं को जो गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आए हैं, राजनीतिक जरूरतों और राजनीतिक यथार्थ को स्वीकार करते हुए पार्टी एक स्पेस बनाती है, संभावना तलाशती है और हम राज्य दर राज्य उस नई पीढ़ी को मौका देते हुए देखते हैं। गुजरात से हमने देखा, हमने बाकी राज्यों में देखा और उसी प्रक्रिया को हम और तेज होता हुआ और आगे बढ़ाता हुआ हम देखते हैं कम से कम उन राज्यों में जहां पार्टी पहले सत्ता में रही है। यानी एक नई शैलेंद्र, आप अपनी बात रखें, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी और एक एक पॉइंट पे अगर हजारों लोग मौजूद हैं, ये एरियल व्यू एक तरीके से विहंगम दृश्य जहां पे बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। लगातार फूलों की वर्षा प्रधानमंत्री के ऊपर जारी है और इसमें बच्चे भी शामिल हैं। यानी बच्चों के प्रति भी अगर देखा जाए तो बच्चों के अंदर भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक क्रेज है, उत्सुकता है और फोटो की एक दरकार नजर आती है। परंपरागत वेशभूषा में कर्नाटक की परंपरागत संस्कृति को सहेजे हुए महिलाएं भी लगातार प्रधानमंत्री के इस काफिले के साथ चल रही हैं। यानी कि जो सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने की बात है, आधुनिकता को सहेजने के साथ आगे ले जाने की बात है, उसका समागम भी नजर आ रहा है। ये तस्वीर देखिए, एक एक पॉइंट पर इतने लोगों की मौजूदगी, इतना उत्साह, लगातार मोदी मोदी के नारे, और ये अपने आप में बताता है कि प्रधानमंत्री को लेकर किस प्रकार से लोग उत्सुक है। और आज मैसूर की सड़कों पे लगातार लोगों की मौजूदगी भी दिखाई पड़ रही है। हमारे दो सहयोगी लगातार बने हुए, शैलेंद्र मिश्र और आयशा खानम। आयशा, इस बात की भी एक जानकारी आ रही है कि कल संभवतः बीजेपी अपना मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र भी जारी कर सकती है, तो निश्चित तौर से क्या बड़ी एजेंडा पे बातें रह सकती हैं जिसको लेकर बीजेपी इस बार जनता के बीच में अपने वायदों के साथ जाएगी? क्योंकि जो रिपोर्ट कार्ड होता है वो उसी वायदे के काम के आधार पर तैयार होता है। अब कौन से और बड़े काम जिसके आधार पर इस बार बीजेपी जनता के बीच जाने की तैयारी में होगी संभावित तौर पर? आयशा जी देखिए आरेंद्र, बीजेपी ने तैयारी की थी मैनिफेस्टो बनाने के लिए। बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्रियों ने अलग अलग जगहों पर सभाएं की है, आम लोगों से बातचीत किया है, चाहे वो ट्रेडर्स हो, फार्मर्स हो, स्टूडेंट्स हो, महिलाएं हो, इन तमाम लोगों से अलग अलग सेशन करते रहे। और मैनिफेस्टो का आधार होगा इन तमाम लोगों की राय, यानी इन तमाम लोगों की तरफ से जो सुझाव आएंगे वो तमाम सुझाव इस मैनिफेस्टो में शामिल किए जाएंगे। और कर्नाटक में जो कर्नाटक के विकास, कर्नाटक के किसानों के लिए जो मैनिफेस्टो बनेगा, इसके साथ साथ बीजेपी ने ये भी कहा था कि बैंगलोर महानगर के लिए भी एक अलग से मैनिफेस्टो बन सकता है जो बैंगलोर शहर को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए उस पर फोकस रहेगा और बैंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बनाने के लिए फोकस रहेगा। बैंगलोर के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए एक अलग से मैनिफेस्टो बैंगलोर के लिए भी हो सकता है। लेकिन अगर हम पूरे राज्य की बात करें तो पूरे राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग वर्ग के लोगों के साथ कई केंद्रीय मंत्रियों ने बैठक की और वरिष्ठ नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने इनसे तमाम रिएक्शन लिए हैं और ये तमाम चीजें जो है अब मैनिफेस्टो का हिस्सा होंगी। तो सबसे पहली बात यही रहेगी कि छात्रों के लिए किस तरह से जो रिजर्वेशन की बात कर्नाटक में चल रही है, रिजर्वेशन का मुद्दा जो बना है, उसके बाद छात्रों के लिए क्या क्या योजनाएं तैयार की जा सकती है, उन्हें जॉब सिक्योरिटी दिलाने के लिए क्या क्या योजनाएं तैयार की जा सकती है, स्किल डेवलपमेंट के लिए किस तरह की योजनाएं बीजेपी तैयार करेगी। तो ये तमाम चीजें यूथ रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट फोकस
और जो महिलाओं को सशक्त करें और किसानों को एम्पावर करें, किसानों के एमएसपी को लेकर उस पर विचार हो और केंद्र सरकार उनका साथ दे। ये सब चीजें मैनिफेस्टो का हिस्सा बन सकती है। देखिए, एक तरफ कांग्रेस अपनी तरफ से रोज एक एक नया गारंटी कार्ड ड्रॉप करती आ रही है, रोज एक एक नई गारंटी दे रही है। 200 यूनिट पावर फ्री, 1000 रुपए युवाओं को देना और आशा, हर घर की महिलाओं को 3000 रुपए। प्रधानमंत्री का जो रोड शो है इस वक्त एक पॉइंट पे आके रुका है और यहाँ पर जो तमाम लोग प्रधानमंत्री के काफिले के साथ में चल रहे थे, प्रधानमंत्री उनके बहुत करीब, उनके स्वागत और उनके अभिवादन को स्वीकार करते हुए और प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करते हुए और प्रधानमंत्री अपने इस विशेष जो उनका वाहन है उससे नीचे उतरकर अब इस वक्त पैदल चल रहे हैं और संभवतः मिलेनियम सर्किल जिसका जिक्र किया जा रहा था, जहां पर प्रधानमंत्री के इस रोड शो लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने आप में पूरा होगा, वहां की ओर एक तरीके से बढ़ते हुए और प्रधानमंत्री इस वक्त अपने वाहन से नीचे उतरकर पैदल आगे बढ़ते हुए और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए लगातार और लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। 6:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री का ये रोड शो की शुरुआत हुई थी मैसूर पैलेस के दक्षिण द्वार के पास से और लगभग 4.5-5 किलोमीटर की दूरी के बाद में प्रधानमंत्री का ये रोड शो लगभग 1.25 घंटे की समय में ये आगे पहुंचा और यहाँ पर भी लोगों का उत्साह लगातार बना हुआ है। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी, हर एक व्यक्ति का प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए और प्रधानमंत्री के साथ अपनी एक तस्वीर के लिए भी तमाम लोग उत्सुक नजर आ रहे हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस जगह पर भी हजारों लोगों की मौजूदगी, क्योंकि पूरे इस 4.5-5 किलोमीटर के दरमियान वरिष्ठ नागरिकों के बैठने की व्यवस्था थी, तो हजारों की संख्या में एक एक पॉइंट पर लोगों की मौजूदगी ने ये बताया और ये कहा जा रहा था कि लगभग 1 लाख लोग इस प्रधानमंत्री के रोड शो को देखने के लिए पहुंचेंगे, इसमें शामिल होंगे और निश्चित तौर से ये संख्या अपने आप में अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए, उन पर फूलों की वर्षा करने के लिए, और वो तस्वीरों में हमने लगातार देखा है पिछले लगभग 1.25 घंटे में। मैसूरू की ये सड़कें और आज प्रधानमंत्री का धुआंधार प्रचार, कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले 3 बड़ी चुनावी रैलियां जिसमें लाखों की संख्या में लोगों की मौजूदगी और अब ये मैसूरू की सड़क पर रोड शो जिसमें भी लगभग 1 लाख लोग पहुंचे और प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुंचे हुए थे और प्रधानमंत्री 2 दिन से कर्नाटक में मौजूद है। कल भी प्रधानमंत्री कर्नाटक में थे, आज भी प्रधानमंत्री कर्नाटक में है। इन 2 दिनों के लिहाज से बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने 6 रैलियां की हैं, 2 रोड शो किए हैं। रोड शो के माध्यम से करीबन 10 किलोमीटर का सफर तय किया है। 10 किलोमीटर के सफर की अगर बात की जाए तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, जहां पे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में इन दोनों दिन की अगर बात की जाए तो लोग पहुंचे हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए। ये 2 दिन 10 मई के चुनाव वाले दिन को लेकर या कहा जाए 13 मई के नतीजे वाले दिन को लेकर क्या एक बड़ा बदलाव लेकर आएंगे, इसका तमाम